GS1 के सेक्शन 1 में जो हिस्ट्री का कुछ टॉपिक्स हैं जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, उनमें आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, मॉडर्न आर्ट पढ़ा दिया गया है, टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा दिया गया है। और एक जो और इम्पोर्टेंट पार्ट है और एक इम्पोर्टेंट आर्ट है जो मॉडर्न आर्ट की तरह इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछता ही है, हर दूसरे साल तो नेसेसरीली पूछेगा ही। बोथ 38 मार्क्स में भी पूछ सकता है या 7-8 वाले छोटे सेक्शंस में भी पूछ सकता है, वो है हमारा पाल आर्ट। ये भी आर्ट हमारे बिहार का हिस्ट्री का पार्ट है। हमारा यहाँ जो बिहार बंगाल में पाल वंश थे, पाल डायनेस्टी थी 8th सेंचुरी में, उसी से रिलेटेड है, उसी के समय के आर्ट आर्ट और आर्किटेक्चर को इसमें पढ़ना है। तो ये टॉपिक भी हमारे बीपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार पढ़ लेने के बाद आप सीधे वहाँ पे एग्जाम में लिख सकते हैं। सेम सिंपल क्वेश्चन जैसे मॉडर्न आर्ट का आता था, वैसा ही इसका भी आता है। कैरेक्टरिस्टिक बताना है, फीचर बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है या फिर रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म बताना है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कैसे मॉडर्न से रिलेटेड पढ़ा था। तो इसके अलावा इस पाल आर्ट और मॉडर्न आर्ट और टेम्पल आर्किटेक्चर के अलावा एक और डायरेक्ट जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है पटना कलम, वो भी आपको मिल जाएगा। और इन सब जो हमारे सिलेबस में सीधे-सीधे वर्ड्स में दिए हुए, उसके अलावा भी एक टॉपिक जो है, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तब से एक टॉपिक है जिस पे बीपीएससी फोकस करता है, केव्स इन इंडिया या एंशिएंट इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया में केव्स का आर्किटेक्चर्स बनते थे उससे रिलेटेड। तो अब मेनली अभी तक फोकस है ईस्टर्न इंडिया पे ही, ठीक है? ईस्टर्न इंडिया के केव्स के बारे में लिखिए या ईस्टर्न इंडिया के केव पेंटिंग्स के बारे में लिखिए। तो इन सब टॉपिक्स के अलावा एक लेक्चर आपका इस पे भी आएगा और इस तरीके से आपका आर्ट एंड कल्चर सेक्शन कंप्लीट। हिस्ट्री के टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 2-3 जो आपको पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, तो कुछ 2-3 लेक्चर उसके बचे हुए हैं। तो इस तरीके से सेक्शन 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसके अलावा डीआई के लेक्चर शुरू हो गए, वो रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे और करंट अफेयर भी तो आते ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका पेपर 1 का स्टैटिक पार्ट जो है वो खत्म हो गया है। करंट अफेयर्स तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तक क्लास चलेगा, जब तक आपका मेंस नहीं आ रहा है, तब तक चलता ही रहेगा। ठीक है? तो आज हम लोग शुरू करेंगे पाल आर्ट्स। तो पाल आर्ट से पहले मैंने आप लोगों को टेम्पल आर्किटेक्चर में ये बताया था कि गुप्ता पीरियड जो था, उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू हुआ था। उससे पहले उसी में मैंने बताया था कि महायान बुद्धिज़्म शुरू हो चुका था, जो कि भगवान बुद्ध के स्टेचस और मूर्तियाँ बनाने में विश्वास रखता था। भगवान बुद्ध को एज़ ए गॉड मानना शुरू किया गया था, तो वहाँ से मूर्तियाँ वगैरह बनना शुरू हुई थी। तो गुप्ता पीरियड में भी जो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनती थी, वो कंटिन्यू रहीं और वही कंटिन्यूएशन में हमारे पाल आर्ट में भी वही कंटिन्यूएशन दिखता है। जैसे कि क्या है कि गुप्ता का जो रीजन था, मैप थोड़ा गड़बड़ बन गया है। ये जो हमारा बिहार बंगाल वाला रीजन है, तो गुप्ता जब अपने जेनिथ पे थे, तो गुप्ता ने पूरा ये एरिया कवर किया हुआ था पूरा। तो गुप्ता का जो एम्पायर था, वही श्रिंक होते होते पोस्ट गुप्ता पीरियड में वेरियस डायनेस्टी के थ्रू आगे, जैसे कि हर्षवर्धन डायनेस्टी है। उसके बाद जब यहाँ पे 3 तरफ बँट गए, ये गुर्जर प्रतिहार का हो गया, ये हमारे पाल का हो गया, इधर साउथ में राष्ट्रकूट का हो गया, जो आप लोग प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ते होंगे। तो ये जो एरिया था पाल डायनेस्टी का, तो यहाँ इसके इसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है। तो ऑब्वियस है कि अगर ये पोस्ट गुप्ता एज के हैं, तो इसमें गुप्ता का इन्फ्लुएंस दिखेगा। तो गुप्ता से ही कंटिन्यूएशन रहा हमारा, इसमें बुद्धिस्ट आर्ट का कंटिन्यूएशन रहा। और जो पाल वंश के शासक थे, जो पाल डायनेस्टी के रूलर्स थे, वो मोस्ट ऑफ जो उसमें थे, वो बुद्धिस्ट ही थे। और कौन से बुद्धिस्ट थे? तो महायान बुद्धिज्म तो शुरू हो चुका था, तो महायान बुद्धिज्म के फॉलोवर थे। और एक और सेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ था, वज्रयान या तांत्रिक बुद्धिज्म, तो उनके भी फॉलोवर थे। तो फॉलोवर थे तो उनको अपने रॉयल पैटर्न ने दिया जाएगा बुद्धिज्म को, और रॉयल पैटर्न ने दिया जाएगा तो मूर्तियां बनाई जाएंगी। और हम लोग जो मौर्यस में पढ़े थे, चैत्यास बनाए जाएंगे, विहार्स बनाए जाएंगे, स्तूपास बनाए जाएंगे, स्कल्पचर्स बनाए जाएंगे भगवान बुद्ध के और बोधिसत्वास वगैरह के। तो उसी से ये आर्ट डेवलप होगा। इसके अलावा कुछ हिंदू डेइटीज के भी दिखते हैं, क्योंकि कुछ रूलर्स जो थे वो हिंदूज भी थे। और आगे चल के जो हम लोग देखेंगे अभी कि पाल के बाद जो सेन डायनेस्टी आती है, वो भी हिंदू जी थे मोस्टली। तो वहां से हिंदू पाल आर्ट में ही हिंदू स्कल्पचर्स बनना शुरू हुए थे सेन वंश के समय। तो इस तरीके से हम लोग अभी पढ़ेंगे। जिस तरीके से मौर्यन आर्ट को हम लोगों ने सेग्रीगेट किया था डिफरेंट
फॉर्म्स में, कि आर्किटेक्चर में आपका स्तूपा आ जाएगा, चैत्य आ जाएगा, स्कल्पचर में अ, जो क्या बोलते हैं आपको, चलिए बनाते हैं, वो डायग्राम बनाते हैं जो हम लोगों ने मौर्य में बनाया था। ठीक है, तो पाल आर्ट के इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना है। अच्छा, मैं लिखवा दूंगा, पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ। पाल आर्ट, देखिए, एक तो हो गया जो आर्किटेक्चरल फीचर है इसके, आर्किटेक्चर। दूसरा इसका हो जाएगा स्कल्पचर। तीसरा इसका हो जाएगा पेंटिंग। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग इनकी फेमस है, तो पेंटिंग तीसरा हो जाएगा। वैसे ही आर्किटेक्चर में क्या क्या होंगे, तो इसका जो मोस्ट फेमस था, पाल डायनेस्टी का जो मोस्ट फेमस आर्ट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर था, वो था महाविहार। ये उदांतपुरी में है महाविहार। सोमपुरा जो भी बांग्लादेश में पड़ता है वहाँ है महाविहार। महाविहार क्या है ये आप लोगों को समझा चुका हूँ मैं, मौर्यन आर्ट में ही, बिहार जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्ग लोग विश्राम करते हैं, या फिर एक लर्निंग का भी जगह होता है, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्ग आपस में जो है नॉलेज शेयर करते हैं, तो महाविहार हो गया। ऑब्वियसली स्तूप, स्तूप रहेगा ही। और स्तूपा के अलावा आपका टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल, जो विष्णुपद टेम्पल है, वो पाल डायनेस्टी के समय ही बना था। ठीक है, स्कल्पचर में देखिए, स्कल्पचर में क्या था कि आप लोग अगर एंशिएंट इंडिया पढ़े होंगे या अर्ली मेडाइवल इंडिया पढ़े होंगे, तो आप लोगों को ये पता होगा कि स्कल्पचर मेकिंग जो फेमस था, एक चोला डायनेस्टी, साउथ ऑफ इंडिया का नटराज जो एक फेमस है उनका, तो वहां पर डेवलप हुआ था उसी के समय। स्कल्पचर में ब्रॉन्ज स्कल्पचर यहाँ भी डेवलप, ब्रॉन्ज एक हो गया इसका। ठीक है, और स्कल्पचर किससे बनता है, तो मिट्टी से बनता है, तो टेराकोटा, दो यहाँ पे हो गया। ठीक है, पेंटिंग भी दो फॉर्म में था। एक तो जो पहले से चले आ रहे थे, जो वॉल पेंटिंग्स होते थे, जिसको मुराल पेंटिंग्स कहते हैं, ये हैविली इन्फ्लुएंस था हमारा अजंता और बाघ केव्स, अजंता एलोरा केव्स से। और दूसरा है इसमें मैन्युस्क्रिप्ट वाला। मैन्युस्क्रिप्ट का क्या मतलब, कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते थे, रिलीजियस टेक्स्ट होते थे, उसमें क्या है, टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी छोटे छोटे बने रहते हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग से शुरुआत पाल डायनेस्टी के समय ही होता है। ये एक सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि मुगलों के आने के बाद मिनिएचर पेंटिंग शुरू हुई थी, यहीं से शुरू हुआ था मिनिएचर पेंटिंग। हमारे हिस्ट्री ऑफ आर्ट में, इंडियन आर्ट में यहीं से शुरू हुआ था हमारा मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग करने का मतलब है कि छोटे छोटे इमेजेस। तो ये आपका मोटा मोटी जो है पाल आर्ट का जो है एक ढांचा बना हुआ, इसको आपको याद करना। जिस तरीके से हमने बताया था कि मौर्यन मौर्यन आर्ट में आपको ये वाली चीजें याद करनी, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो ये आपके दिमाग में एक माइंड मैप की तरह काम करेगा, कि इतनी चीजों के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, महाविहार, इसमें वो जो महाविहार बिहार के साथ चैत्या होता था, वो भी डाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में भर लेना, आपने अपने दिमाग में डाल लेना है, याद कर लेना है, कि जब भी पाल आर्ट का 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन या फिर 7-8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में है आना है, तो इसी को लिखना है, इतना को तो लिखना ही लिखना है, इसी के बारे में लिखना है। अब क्या क्या इसके बारे में लिखना है वो आगे अभी आगे लिखाएंगे हम, लेकिन इतना तो कम से कम आपको ध्यान रखना है। इन लोगों को आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि पाल आर्ट जो पाल आर्ट पाल रूलर्स के समय में शुरू हुआ था, किस एरिया में शुरू हुआ था, तो अब इसको बना सकते हैं। पाल आर्ट इज, पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिख लेते हैं। पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर was developed in the
areas of Bengal and Bihar under किसके पैटर्नेज? रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पाल रूलर्स। ठीक है, अब देखिए 7-8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इतना लिखना है, लेकिन 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए तो इससे थोड़ा सा बड़ा करना है आपको, इंट्रोडक्शन बड़ा करना है, तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं? रूलर्स हुवर, कौन रूलर्स? पाल हुवर फॉलोवर्स ऑफ। इससे क्या पता चला, ये जो लाइन लिखने जा रहे हैं इससे आपको ये एग्जामिनर को ये बता दीजिए कि आगे जो आर्किटेक्चर आएगा, आर्ट फॉर्म आएंगे, पेंटिंग्स आएगा, वो हैवीली इन्फ्लुएंस रहेगा बुद्धिज्म से, क्योंकि हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि पैटर्नेज ऑफ रॉयल पैटर्नेज ऑफ पाला रूलर्स हु वर फॉलोवर्स ऑफ महायान and Vajrayana sects of Buddhism and this, कौन सा पाला, this ऊपर में मिटा रहा हो तो लिख लिया होगा या पाउस करके लिख लीजिएगा। दिस के बाद लिख रहा हूं यहाँ पे, दिस स्टाइल मतलब कौन सा पाला है, दिस स्टाइल वाज दी लॉजिकल, जो कि हम लोगों ने बात की थी, कंटिन्यूएशन ऑफ, किसका कंटिन्यूएशन? दी क्लासिकल गुप्ता आर्ट। ठीक है, ये तो सही है कि लॉजिकल कंटिन्यूएशन ऑफ क्लासिकल गुप्ता आर्ट, लेकिन इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर दिखाने की कोशिश किया जाएगा, आगे हम लोग दिखाएंगे कि कैसे जो है अब स्तूपा जो है ब्रिक से अब जो है चैत्य विहार ब्रिक से बनने लगे, पहले केव्स का यूज होता था। तो गुप्ता आर्ट विथ अलोंग विथ, ठीक है, लॉजिकल कंटिन्यूएशन तो है गुप्ता आर्ट का, लेकिन अलोंग विथ इट्स along with its distinct regional flavor, या कंटेम्पररी फ्लेवर। तो ये आपका इंट्रोडक्शन 38 मार्क्स वाले हो जाएगा, और 7-8 जो मैंने बताया कि अगर 7-8 वाले क्वेश्चन से तो उतना मैं लिख देना कि पाल आर्ट के पाल डायनेस्टी के अंदर शुरू हुआ था। और इसमें जो है यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखा था ना कि पाल आर्ट के अंदर शुरू हुआ था, पाला रूलर्स, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको 7-8 सेंचुरी दे दी, 8 सेंचुरी सॉरी, 8 to 12 सेंचुरी एडी लिख देना, ताकि टाइम लाइन ही पता चल जाए। और आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा इंडिया का मैप बना के पाल डायनेस्टी का एरिया दिखा सकते हैं, बंगाल बिहार वाला रीजन में। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे जो भी हमने माइंड मैप टाइप से बनाया था, कि फ्लो चार्ट बनाया था, उससे रिलेटेड चीजें आप एक करके देखना शुरू करेंगे। तो जैसे कि इसका सबसे सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर था वो था, आप लोगों को बता चुके महाविहार का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे जो बिहार बनने लगे, जो पहले की तरह नहीं था। पहले पहले कैसा था कि बिहार वगैरह जंगल, दूर जंगल, कहीं केव्स वगैरह में बना करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनने लगा। अब वहां पे सिर्फ रहने ठहरने का व्यवस्था नहीं था, वहां पे ठहरने के साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज वगैरह होते थे, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी बना, तो वो भी एक महाविहार ही है कि ठीक है, बुद्धिस्ट लोग वहाँ ठहरेंगे, लेकिन वो एक सेंटर ऑफ लर्निंग रहेगा, वहाँ बच्चे आके सीखेंगे। बुद्धिस्ट मॉन्क आके बड़े मतलब अपने गुरुओं से शिक्षा भी पढ़ लेंगे बुद्धिज्म के लिए, और इसके अलावा भी चीजों के लिए शिक्षा भी लेंगे। तो महाविहार बस अब एक ठहरने का जगह नहीं रह गया था, उसके अलावा उसी कॉम्प्लेक्स में स्तूप भी हो सकता है। जैसे कि आपको एग्जांपल मिलेगा, जैसे सोमपुरा है तो वहाँ स्तूप भी है, महाविहार भी है, चैत्या भी है, प्रेयर हॉल्स भी वही है, तो पूरा कॉम्प्लेक्स बनने लगा, क्योंकि बर्न्ट ब्रिक का यूज जो है मैसिवली होने लगा। और पहले क्या होता था कि उतना ज्यादा बर्न्ट बर्न्ट ब्रिक का यूज होता नहीं था, हर जगह बनाया नहीं जाता, और पर्पस भी पहले डिफरेंट था।
जब तक महायान बुद्धिज्म नहीं आया तो उससे पहले पर्पस बिल्कुल अलग था चीज़ों का, कि भाई हम लोग को दुनिया से दूर रहना है, कॉमन लोगों से दूर रहना है, इंटरेक्शन कम रखना है। अपना जो है एक दूर कहीं बिहार में रहना है, चैत्या में प्रेयर हॉल्स करना है, तो प्रेयर करना है, तो सिम पहले का कारण भी दूसरा था। अब जो है, अब क्या होने लगा कि एक ही जगह पे रॉयल पैटर्नेज में बिहार भी बनने लगा, रहने की जगह भी बनने लगे, चैत्याज भी बनने लगा, प्रेयर हाउस जो कहते हैं। और ये जो बिहार थे, इनका महाबिहार कहा जाने लगा इसलिए भी क्योंकि अब वहाँ पे सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया सभी के लिए। जो भी सीखना चाहते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, जो भी सीखना चाहते हैं वज्रयान के बारे में, जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो आराम से यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो और ऊपर से ये अब केव से बाहर आ गया। अब केव स्ट्रक्चर नहीं रहा बिहार, अब बर्ड ब्रिक का स्ट्रक्चर होने लगा। बन अभी हम लोग फिगर में देखेंगे कैसे, मतलब ब्रिक्स और स्टोन्स का भी यूज़ होता था, लेकिन ब्रिक्स का यूज़ एक्सटेंसिवली होने लगा बिहार बनाने में। तो इस कारण से जो है महाबिहार बोला जाने लगा और यहाँ पे आप लोगों को ऐसे नाम भी मिलेगा कि विक्रमशिला महाविहार भी बोला जा सकता है, अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बोल देते हैं। तो इसलिए क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स के रूप में यूज़ होने लगा था ये सब जगह। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था उसमें सबसे पहला क्या था देखते हैं। तो आर्किटेक्चर में महाविहार था, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारा बॉडी पार्ट हो जाएगा। महाविहार ठीक है। इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने कभी इस टॉपिक को पढ़ा होगा, तो किस तरीके से हुआ करता था महाविहार। जो रेसिडेंशियल हॉल मतलब रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हुआ करता था मॉन्क्स के लिए, तो एक रेक्टेंगुलर शेप में जनरली होता था। अब ऐसा नहीं कि सभी रेक्टेंगुलर शेप में होंगे, कुछ ओवल कुछ सर्कुलर शेप में भी मिलते थे, लेकिन जनरली एक रेक्टेंगुलर शेप में स्ट्रक्चर होता था। उसमें रूम्स बने हुए थे चारों तरफ, ठीक है। ये भी रूम्स बन रहे हैं, चारों तरफ दीवार के रूम्स बन रहे हैं। ये मान लीजिए, ये जो है, अब ये 2D डायग्राम है, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा इसी से। तो ये जो थे ना, ये रूम्स थे, ठीक है। ये जो दो दो तीन रूम्स हैं, हर साइड में दो दो रूम यहाँ पे दिखा, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए ये रूम्स होते थे, जहाँ पे मतलब एक तरह से मॉन्क्स के सेल्स हुआ करते थे, जहाँ पे मॉन्क्स अपना विश्राम करते थे। इसके अलावा रूम्स के बाहर बरामदा हुआ करता, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप बरामदा लिख सकते हैं, वरांडा। अभी भी बहुत सारे घरों गाँव के घरों में ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये क्या था? ओपन कोर्टयार्ड हुआ करता था, आंगन। तो ये एक मोटा-मोटी स्कीमेटिक डायग्राम है आपके महाविहार में, जहाँ पे ठहरते, जो एक्चुअल पर्पस बिहार का पहले हुआ करता था उसके, वो ये था कि इस रूम में आपके मॉन्क्स का सेल्स रहता था, रूम्स एक तरह से अलॉटेड रहते थे भाई कि इसमें रहना है, ये बरामदा है, ये ओपन कोर्टयार्ड है। अगर कोई डिस्कशन होना है, डिबेट होना है, तो लोग इस बरामदे में बैठ के डिबेट कर सकते हैं। कोर्टयार्ड ओपन रहेगा और कोर्टयार्ड में भी लोग बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से महाविहार का स्ट्रक्चर था। आप लोग इस फिगर को बना लीजिए, फिर महाविहार के फीचर्स हम लिखवा देंगे। ठीक है, मोस्टली बर्ड ब्रिक से बनते थे। तो चलिए इसके फीचर्स लिखते हैं। महाविहार्स क्या था भाई? तो अभी हम लोगों ने देखा कि मोस्ट ऑफ देम वर इन रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप मेड अप ऑफ, सॉरी, इसको ऐसे लिखिए क्योंकि कुछ स्टोन्स के भी यूज हुए हैं, तो आपको ऐसे लिखना है कि प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ
बर्न्ट ब्रिक्स, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स। इसके अलावा क्या था? ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में थे, लेकिन इसके अलावा क्या थे? इट कंटेन monks cell along with a veranda and open courtyard, कोर्टयार्ड। ठीक है, तो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि महावीरा में महावीरा कैसा डिजाइन का होता था। इसके अलावा इसके साथ आप मैप जो डायग्राम था वो बना देना है। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी दे देंगे कि प्रिडोमिनेटली बर्ड ब्रिक से बनता था। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं कि स्टोन्स का भी यूज होता था, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रिडोमिनेटली इसलिए यूज किया है ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि प्रिडोमिनेटली लिख रहा है, ऐसा नहीं लिख रहा है कि सारा का सारा जो बर्ड ब्रिक से ही बनता था। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कीजिए महाविहार के बारे में, और वो फिगर बना लीजिएगा। ये जो फिगर आप लोगों ने बना ही लिया होगा, चाहे आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैंने डिलीट कर दिया था। इसके अलावा इस पे जो एग्जाम्पल्स है वो दे दीजिए महाविहार का। तो जो अभी हम लोगों ने बात किया था, विक्रम शिला महाविहार, एक जो अभी बांग्लादेश में है महाविहार, जो उसमें पाल वंश के अंदर ही आता था, सोमपुरा महाविहार। ठीक है, तो ये आपका महाविहार हो गया, इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब महाविहार में इतनी बातें लिखने के बाद आप जो है, जिस तरीके से हम लोगों ने मौर्यन आर्ट में देखा था, उस तरीके से यहाँ भी हम लोग जो है लास्ट में पर्पस ही बताएंगे महाविहार का पर्पस क्या था। महाविहार का पर्पस क्या था? एक तो था कि भाई मॉन्क का रेसिडेंस था, उसके अलावा सेंटर फॉर लर्निंग था। ये दोनों वर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसको कैसे लिखना है? इस तरीके से आपको थोड़ा लिखना है कि महाविहार महाविहार वर नॉट ओनली दे only used for not only used for residence of monks, but they were a center for learning and gaining knowledge। नॉलेज भी सीधा लिख सकता है। इस तरीके से पर्पस बता दी, क्योंकि महाविहार इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था आर्किटेक्चर का, तो इसको इतना डिटेल में लिखने की आवश्यकता थी। इसको आप चाहे तो पॉइंट वाइज फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये आपका पूरा अब महाविहार पूरा कंप्लीट हुआ। क्या क्या लिखना है? किस चीज से बनता था, क्या उसका स्कीमेटिक डायग्राम था, उसके बारे में बताना है, और उसका पर्पस क्या था। ये 3 चीजें बतानी है। तो ये 3 चीजें आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। इसके अलावा दूसरा क्या था हमारे फोटो में? स्तूप। तो देखिए, स्तूप का डायग्राम तो मैंने उस वक्त ही बनाया था मौर्यन में, तो दोबारा नहीं बनाऊंगा। वहां से आप लोग ले लीजिएगा, उसमें कुछ चेंजेस रहेंगे जो आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। कुछ चेंजेस रहेंगे, एक एक्स्ट्रा प्रदक्षिणा पथ ऐड होता है, तो वो होगा। ठीक है, तो स्तूप का फिगर आप लोग वहां से बना लीजिएगा। आप लोगों को आता भी होगा, अब तो पढ़ जो जो लोग मौर्यन आर्ट पढ़ चुके हैं उनको पता होगा स्तूप कैसे बनता है। तो सिंपल स्तूप देना है, स्तूप का यूज बताना है। तो पहले क्या लिखना है सर? वही चीज जो उस मेड अप ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ये इसका बता दिए कि क्या इसका आर्किटेक्चरल फीचर है, क्या यूज है बनाने में, किससे यूज यूज करके बना है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। तो बर्न्ट ब्रिक्स एंड स्टोन्स का यूज होता था। इसके अलावा क्या इसमें डाला जा सकता है? क्या था स्तूपा? क्या स्तूपा था क्या? तो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें, ए प्लेस वेयर रेलिक्स ऑफ बुद्ध। और यहाँ पे देखिए, अब रेलिक्स ऑफ बुद्धा तो लिमिटेड है, इतना तो है नहीं कि इतना ज्यादा रेलिक्स हैं कि सभी जगह उस उनका यूज कर लिया जाए, सभी स्तूप में यूज कर लिया जाए। इसके लिए क्या होता था, रेलिक्स ऑफ बुद्धा और
सिंबॉलिक रेलिक्स ऑफ बुद्धा, कि जिस स्तूपा में मान लीजिए ओरिजिनली बुद्ध के रेलिक्स है, वहां की एक ईंट उठा ली गई है और यहाँ पे ले आया गया, क्योंकि ओरिजिनली तो उस स्तूप में था रेलिक्स, तो एक सिंबॉलिक रूप में जो है वहां का एक ब्रिक्स उठा के लाके यूज कर लिया गया है। आप लोगों को जैसे मैंने मौर्य नाट्य में बताया था कि 9 जगह जैसे थे जहाँ पे ओरिजिनली बुद्ध के रेलिक्स का यूज हुआ था। तो प्लेस वेयर रेलिक्स ऑफ बुद्धा और सिंबॉलिक रेलिक्स ऑफ बुद्ध वाज प्लेस्ड या इज प्लेस्ड। ठीक है, तो इस स्तूपा का जो है पर्पस यहाँ पे पता लगेगा, रिलीजियस पर्पस था, प्लेस्ड। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या दिया जा सकता है, एग्जाम्पल इसका दे दीजिए। नालंदा में है, ठीक है, नालंदा महाविहार, या फिर जो हम लोगों ने उसको लिखा था, आप उदांतपुरी विक्रमशिला को एकदम याद रखिए। ठीक, उदांतपुरी महाविहार में आप उदांतपुरी डाल सकते हैं। देखिए उदांतपुरी जो है वहां पे पिछले स्लाइड में मैंने लिखा नहीं था, आप लोग चाहे तो ऐड कर सकते हैं कि जो विक्रमशिला महाविहार था वो धर्मपाल ने बनाया था, उदांतपुरी महाविहार जो था वो गोपाल ने बनाया था। तो उदानपुरी महाविहार इसमें एग्जांपल में दे सकते हैं। इसके अलावा जो है सोमपुरा भी डाल सकते हैं, सोमपुरा महाविहार, 2 एग्जांपल यहाँ हो गया। इसके अलावा वो आप इसमें विक्रमशिला भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया स्तूपा, और फिगर इसके साथ आपको एग्जाम में बनाना है। हम यहाँ नहीं बना रहे इसलिए क्योंकि हम लोगों ने मौर्य नाट्य बना लिया था, इसलिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं, और ऊपर से आपको वहां मिलेगा, आपको नोट्स में मिलेगा। तो ये हो गया स्तूप। इसके अलावा क्या है इसमें, टेम्पल्स। ठीक है, टेम्पल्स, तो इसमें आपको ऐसे लिखना है कि पाला रूलर्स ऑल्सो स्पॉन्सर्ड हिंदू हिंदू टेम्पल या हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर लिख लीजिए, टेम्पल आर्किटेक्चर। और ये कौन से स्टाइल का होता था, तो नगरा स्टाइल का टेम्पल होता था, नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल में। क्योंकि हम लोग देखिए ऊपर में हम लिखे हैं हम लोग की लॉजिकल कंटिन्यूएशन है आपके गुप्ता आर्ट का, तो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल ऊपर नॉर्थ इंडिया में भी। अब इसका कुछ और भी वर्जन, जैसे लोकल वर्जन होगा, लेकिन ओवरऑल ये नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग है। इसका एग्जांपल आप लोग फेमस है, आप लोग जानते हो, विष्णुपद टेम्पल ऑफ गया, है ना, गया में है। इसके अलावा एक और टेम्पल है कहलगांव में, उसका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन नोट से मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेम्पल एट कहलगांव, GAON। ठीक है, तो ये आपका टेम्पल्स का इतना, ये टेम्पल्स का जो है फीचर पाल आर्ट में थोड़ा कम ही है, लेकिन एक फेमस जो है विष्णुपद टेम्पल है, तो इसको कम लोग जो है इंक्लूड कर ले रहे हैं अपने। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे, टेम्पल्स हो गया, अब क्या बचा, महाविहार हो गए, स्तूपा हो गए, टेम्पल हो गए, चैत्याज बचे। तो चैत्याज में सिंपल वही लिखना है हम लोग जो मौर्यन में भी इनका फीचर्स लिखे थे। और चैत्याज क्या होंगे भाई, चैत्याज के बारे में क्या लिखना है, तो यूज क्या था इनका, वो बनेंगे ये भी ब्रिक्स और रॉक से ही। ठीक है, इसके अलावा यूज फॉर एज प्रेयर हॉल, प्रेयर हॉल्स की तरह यूज होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो लिखना है आपको, अब देखिए जो कि मैंने बताया था कि आपको कि पहले रॉक कट आर्किटेक्चर होते थे, बुद्ध मौर्य मौर्य के समय में केव्स को काट के बनता था। तो अब जो है आप लोग बताया कि केव्स से शिफ्ट हो गए ब्रिक्स और स्टोन्स की तरफ, मेनली बर्न्ट ब्रिक्स के, यहाँ बर्न्ट ब्रिक्स आप लिख लीजिएगा, बर्न्ट ब्रिक्स। तो इसका आर्किटेक्चरल फीचर में अगर आपको 7-8 मार्क्स में पूछ दिया गया, जैसे कि हम लोगों ने मॉडर्न आर्ट में देखा था ना कि 7-8 में पूछा तो किस तरीके से फीचर लिखना है, तो अगर 7-8 मार्क्स वाले में पूछा है तो आपको एक बार में लिखना है कि
कि चैत्या मेकिंग या बिहारा मेकिंग, एक लाइन हम यहाँ पे इसी में ऐड कर देते हैं शुरू में। आपको उस लाइन में ही कवर कर लेना है चैत्या को और या बिहारा को, या फिर जो बर्ड ब्रिक्स का जो फीचर दिखाना है कि बर्ड ब्रिक्स का यूज करते थे हम लोग, अब रॉक कट आर्किटेक्चर से आगे बढ़ चुके थे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मेकिंग ऑफ चैत्याज और बिहाराज वर मूव आउट फ्रॉम रॉक कट केव आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर टू, कहाँ पे आ गए, टू मेकिंग देम बाय यूजिंग बर्न्ट ब्रिक्स। पूरा का पूरा आर्किटेक्चर ही तैयार करते थे, कोई सपोर्ट बेस नहीं होता था। जैसे कि पहले बेस सपोर्ट हमारा होता था कि केव्स का सपोर्ट लेके केव्स को ही आप जो है कार्व कर दिए, उसी में से चैत्य जो बिहार बना दिए। लेकिन अब जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था आपके पाल डायनेस्टी में। तो ये आप जो है जब भी अगर 7-8 मार्क्स में पूछे तो एक लाइन में आप ये बता सकते हैं कि चैत्याज और बिहाराज में क्या फीचर होते थे, या फिर स्तूपाज के क्या फीचर होते थे, जो सीधा सीधी जो है रॉक कट केव से बाहर निकल के बर्ड ब्रिज का यूज होने लगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है क्या बोल रहे हैं, तो आप मौर्यन आर्ट वाले कुछ सेक्शन को देखिएगा, जहाँ पे मैंने ये बताया कि 7-8 मार्क्स वाले में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, क्योंकि सारी बातें तो नहीं लिख पाएंगे 7-8 वाले मार्क्स में क्वेश्चन में। तो उसको कैसे टैकल करना है, एक लाइन 2 लाइन में सारी बातें कैसे फीचर्स को ऐड कर देना है। तो ये आपका चैत्या वाला हो गया कि चैत्या हॉल जो है बनते थे अब, और ये भी मैंने बता चुका हूँ कि महाविहार कॉम्प्लेक्स के रूप में होते थे, जहाँ चैत्या होता था वहाँ विहार भी होता था, और आपका बहुत जगह स्तूप भी मिला है। इसमें भी आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं उदांतपुरी, पूरी महाविहार। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आर्किटेक्चर वाली पार्ट कवर होगा। आर्किटेक्चर का पार्ट जो पाल पाल डायनेस्टी का है, वो पाल वाट का है, वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्कल्पचर पे चलेंगे। देखिए, स्कल्पचर में 2 तरह के स्कल्पचर हैं आपके, स्टोन, सॉरी स्टोन मैंने नहीं लिखा ना, 3 तरह के स्कल्पचर है, स्टोन, टेराकोटा और ब्रॉन्ज। तो इन तीनों स्कल्पचर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला था आर्किटेक्चर, तो बी कर देता हूं इसे, स्कल्पचर। ठीक है, स्कल्पचर में छोटा ए है ब्रॉन्ज। तो आप लोगों ने अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, तो जो टेक्निक इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज होता था ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाने के लिए, वही टेक्निक सेम यहाँ यूज होता है। स्कल्पचर क्या था टेक्निक, या टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, कि पहले मोम से बना लिए, फिर ब्रॉन्ज को पिघला के उस पे टेक्निक, टेक्निक लॉस्ट वेस्ट लॉस्ट वैक्स तक टेक्निक के थ्रू बनाया जाता था हमारा ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर, जो कि आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसी तरीके से बनता था। इसके अलावा ब्रॉन्ज में क्या होता था भाई कि जो फ्रंटल फीचर होता था, जो सामने है, ब्रॉन्ज एक स्ट्रक्चर है, ब्रॉन्ज, मान लीजिए ब्रॉन्ज कोई मूर्ति है, उसका जो फ्रंटल सामने वाला जो फीचर्स होता था वो बहुत ही इंट्रिकेटली कार्व्ड रहता था, लेकिन पीछे प्लेन प्लेन रहता था। ऐसा समझिए कि अभी भी कोई मूर्ति भगवान की मिलती है तो पीछे पूरा ब्लैक किया हुआ रहता है, आगे ही 3D स्ट्रक्चर डेवलप रहता है। तो यहाँ भी वो फीचर इसमें देखने को मिलता है ब्रॉन्ज में, कि इंट्रिकेट इंट्रिकेट carvings on front and back side
मोस्टली लेफ्ट, ठीक है, इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑन फ्रंट एंड बैक साइड मोस्टली लेफ्ट प्लेन। इसके अलावा ये तो दो दो बातें हो गई इससे रिलेटेड। तीसरा इसमें आप डाल सकते हैं सी, कि क्या इसके थीम्स क्या होते थे। तो थीम्स आपका जो होता था कि बुद्धिस्ट मेनली कंटेंट बुद्धिस्ट थीम्स एंड फ्यू हिंदू थीम्स ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा जो होते थे ना, जैसे ब्रॉन्ज आर्किटेक्चर छोटे छोटे डिजाइन के बनाए बनाए जाते थे, ज्यादा हैवी नहीं रहता था, तो ये पोर्टेबल होता था। इसके कारण जो हम लोग आगे भी सिग्निफिकेंस ऑफ पाल आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे क्या होता था कि उसको दूर कैरी करने में आसानी होता था। तो जब वो दूर कैरी होगा तो उसके साथ साथ बुद्धिज्म भी कैरी होगा, साथ साथ बुद्धिज्म का फिलॉसफी भी कैरी होगा साथ साथ। तो ये इंटरनेशनलाइज करने में, बुद्धिज्म को इंटरनेशनलाइज करने में भी हेल्प किया था अपने समय में। और एक इसका फीचर है कि छोटे छोटे मूर्तियां बनाने की एक वजह ये भी रही होगी कि घर में भी लोग पूजने लगे थे। आप लोगों को, जैसे हम लोगों ने बताया था कि महायान बुद्धिज्म से स्टार्ट हो गया था बुद्ध की पूजा। अभी भी आप लोग, बहुत लोग जो है घर में मूर्तियां रखते हैं बुद्ध की। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं पोर्टेबल एंड स्मॉल इन स्ट्रक्चर। इससे क्या हुआ है भाई? हेल्पिंग, हेल्प में लिखते हैं, मे बी यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स फॉर वर्शिप, ठीक है। तो ये आपके चार फीचर्स हो गए स्कल्पचर के। इसके अलावा एग्जांपल्स देना पड़ेगा स्कल्पचर्स का। तो मेन थीम बुद्धिज्म यहाँ पे एग्जांपल्स यहीं पे दे दिया है। तो क्या इसमें दे सकते हैं कि स्कल्पचर ऑफ बोधिसत्व का नाम ही लिख देते हैं, एक अवलोतिक, अवलोकेश्वर, अवलोकेतेश्वर, तेश्वर, ठीक है। एक बोधिसत्व थे अवलोकेतेश्वर, इनका इमेज एक फेमस है ब्रॉन्ज में। इसके अलावा एक ब्रॉन्ज इमेज है सुल्तानगंज का, स्टैंडिंग बुद्धा, बहुत ही बड़ा स्टैचू है स्टैंडिंग बुद्धा का ब्रॉन्ज इमेज है, ठीक है, ऑफ सुल्तानगंज, ठीक है। ये अभी सुल्तानगंज में नहीं, ये तो दे गया ब्रिटिश। सुल्तानगंज आप लोगों को देखने के लिए बर्मिंघम जाना पड़ेगा। सुल्तानगंज, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल यहाँ पे डाल सकते हैं। ये तीन चार फीचर्स इसके हो गए, स्कल्पचर के पार्ट हो गए। अब हम लोग सिग्निफिकेंस पे, या फिर यहाँ भी डाल सकते हैं। सिग्निफिकेंस इसका ये था कि जिस वक्त चोल डायनेस्टी उधर फेमस हो रहा था, चोल आर्ट फेमस हो रहा था ब्रॉन्ज स्कल्पचर को लेके, उससे पहले ही यहाँ पे ब्रॉन्ज स्कल्पचिंग दोबारा से इंडिया में दिखता है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर का, बुद्धिस्ट थीम्स और हिंदू थीम्स से रिलेटेड। तो वो हम लोग सिग्निफिकेंस में ऐड कर सकते हैं, अगर सिग्निफिकेंस स्पेशली पूछा है तो। नहीं तो यहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं, जो हम बोले हैं वो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं इसके पांचवें फीचर के रूप में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट के नाम दे दीजिए आप। दो फेमस पिता पुत्र का एक डुओ था, आर्टिस्ट, फेमस आर्टिस्ट लिखिएगा, धीमान, ये आपको डालना है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, एंड विप्पल, नालंदा से थे ये दोनों। ये नहीं, सॉरी, ये नहीं, ये स्टोन आर्किटेक्चर, कंफ्यूज करके मैं, यही चार पॉइंट रहेगा स्टोन आर्किटेक्चर के, धीमान और वित्पल, तभी हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे चलते हैं।
स्टोन आर्किटेक्चर, बी स्टोन आर्किटेक्चर, इसमें धीमान और वित्पल है, ठीक है। तो स्टोन आर्किटेक्चर को भी वही हम लोग यूज करते हैं इसमें, जो है जैसे हम लोगों ने देखा बर्ड ब्रिक्स का यूज हो रहा है चैत्या बनाने में या विहार बनाने में, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है भाई, कौन सा स्टोन यूज हो रहा है, तो यूज ऑफ ब्लैक बसाल्ट स्टोन, ठीक है। ब्लैक बसाल्ट स्टोन का यूज होता था इसमें। इसके अलावा इसमें क्या डाला जा सकता है, थीम्स सेम, थीम्स क्या थे भाई, वही बुद्धिज्म, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखने के लिए आप ये वो वज्रयान एंड महायान इसमें ऐड कर सकते हैं, वज्रयान एंड महायान। और इसमें वही बोधिसत्व वगैरह का इमेज बनता था। इसके अलावा हिंदू डेटीज के ही बनते थे, हिंदू डेटीज। जब पाल डायनेस्टी का अंत हुआ उसके बाद जब सेन डायनेस्टी आया, तो वो लोग की चूंकि हिंदू थे, तो धीरे धीरे हिंदू मूर्तियां, हिंदू हिंदू डेटीज की मूर्तियां बहुत ज्यादा बनने लगी और धीरे धीरे आउटनंबर हो गया। और इसलिए भी पाल डायनेस्टी इंपॉर्टेंट होता है, पाल आर्ट इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट फेज था, ये ग्रेट फेज था बुद्धिस्ट आर्ट को लेके, बुद्धिज्म को लेके। हम लोग सिग्निफिकेंस में देखेंगे उसको। तो हिंदू डेटीज की भी थीम होते थे। थीम के अलावा आर्टिस्ट को जो हम लोगों ने बात किया, तो यहाँ पे आप वो नाम डाल सकते हैं, धीमान एंड वित्पल, वित्पल फ्रॉम नालंदा, ठीक है। तो ये हो गया, स्टोन का यूज बता दिए, थीम बता दिए थी, यूज किससे किससे बनता था, ब्लैक बसार से थीम इसका ये था, और दो फेमस आर्टिस्ट इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने स्टोन आर्किटेक्ट ब्रॉन्ज आर्किटेक्चर में पढ़ा, वही सेम यहाँ भी है। जैसे ब्रॉन्ज आर्किटेक्चर में पढ़ा ना हमने कि फ्रंटल फिगर जो होता था बहुत ही इंट्रिकेटली कार्व रहता था, बहुत ही ज्यादा डिजाइन रहता था, लेकिन बैक जो होता था प्लेन होता था। वही चीज यहाँ भी लिखना है कि इंट्रिकेट एंड डेलिकेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, carvings in front, back remain remained plain, ठीक है। आप लोग फिगर्स देख सकते हैं नेट पे जाके, पीछे साइड जो है एकदम पूरा एक सपाट मिलेगा, ऐसे जैसे लगेगा 1D है, आगे 3D डायरेक्ट 3D फिगर आपको महसूस होगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल में आप दे सकते हैं कि मैत्रेय का बनाया जाता था ये, क्या बोधिसत्वा ही है मैत्रेय, और तारा ये वज्रयान से आया है, तारा का फिगर बनता था। या फिर जो हम लोग अब लोग कहते हैं स्वर लिखा है वो लिख लीजिएगा। तो ये 3 एग्जांपल इनका इनका स्टोन आर्किटेक्चर में इनके बनते थे। इसके अलावा हिंदू डेटीज के भी बनते थे, फिर आपको एग्जांपल 3 एग्जांपल जो है बुद्धिज्म से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपका स्टोन हो गया, ब्रोंज हो गया। इसके अलावा टेराकोटा, टेराकोटा का यूज होता था पाल डायनेस्टी में। टेराकोटा का यूज जो था वो, जैसे कि बिहार है, चैत्या है, स्तूपा है, उसके बाहर एक इस तरीके से प्लेक कहते हैं उसको, जैसे कि बाहर का वॉल्स हो गया ना, अगर मान लीजिए दीवार हो गया, तो इसमें ना ऐसे करके टेराकोटा का यूज होता था, और इस पे फिगर्स बने होते थे, आपके जातक कथाएं या फिर बोधिसत्वा की स्टोरीज, बोधिसत्वा का इमेज, इस तरीके से टेराकोटा का यूज करके बनाया जाता था स्कल्पचर के फॉर्म में, मतलब 3D स्ट्रक्चर में बाहर बनाया जाता था। इसको प्लेक कहते हैं, वही हम लोग भी लिखने जाएंगे। तो टेराकोटा का यूज इस तरीके से किया जाता था। तो हम लोगों ने सी, ये कौन सा हो गया, बी का ए बी सी, टेराकोटा स्कल्पचर, टेराकोटा स्कल्पचर, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता था भाई, अब इसमें किस चीज से बना है ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, टेराकोटा साफ लिखा हुआ है। यूज्ड फॉर डेकोरेशन ऑफ, डेकोरेशन ऑफ
आउटर वॉल्स, आउटर वॉल्स ऑफ विहार्स एंड स्तूपास। ठीक है, क्या रहता था ये डेकोरेशन, किससे किया जाता था? स्टोरीज ऑफ जातक एंड फ्रॉम लाइफ ऑफ बुद्धास। थीम जो है यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, थीम कि जो टेराकोटा का यूज करके हम लोग बाहर दीवार पे स्कल्पचर्स बनाते थे, उसका थीम क्या होता था? तो थीम उनका यही जातक थीम्स होता था, और लाइफ्स ऑफ वेरियस लाइफ्स ऑफ भगवान बुद्ध की जो लाइफ से लाइफ स्टोरी है, उन्हीं से रिलेटेड जो है थीम में टेराकोटा स्कल्पचर्स का रहता था। यहाँ तक अभी जितने भी बातें हैं आप लोग ये देखे होंगे, जैसे कि हम लोग मॉडर्न आर्ट में पढ़े थे कि हैवीली इन्फ्लुएंस था आपका रॉयल पैटर्नेज, हैवीली इन्फ्लुएंस था कोर्ट आर्ट से, तो यहाँ भी वही आपको दिखने को मिल रहा है। तो आप लोग समझ रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ भी जब इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे आप लोग, तो ये वाला चीज डालेंगे कि हैवीली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम कोर्ट आर्ट, और उसका कारण, उसके कारण क्या होता है, जो सेकुलर आर्ट है, जो पॉपुलर आर्ट है, वो डेवलप नहीं हो पाया, कम डेवलप हो पाया। तो आप लोग क्रिटिकल एनालिसिस वहां से ऐसे लिंक कर सकते हैं, कभी भी हर बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं उस तरीके से कि आप लोग साफ दिख रहा है कि अभी तक जितने भी बातें हुई सब कोर्ट आर्ट की बातें हुई, कोर्ट आर्ट की बातें हुई। ये आपका इस तरीके से खत्म हुआ। एग्जाम्पल में आप सीधे देखिए, अब यहाँ पे आप, अब मान लीजिए एग्जाम्पल आपको याद है तो सीधा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि भाई कहाँ पे है, बिहार और स्तूपा के वाल पे है, तो बिहार और स्तूपा कहाँ मिले हैं? सिंपल लिख दीजिएगा कि टेराकोटा इमेज फ्रॉम विक्रमशिला महाविहार, उदानपूरी महाविहार मिलेगा सब जगह, यहाँ पे लिए टेराकोटा स्कल्पचर्स। ठीक है, ये सोमपुरा एग्जाम्पल में दे सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया आपका स्कल्पचर। अब इसके अलावा बच गया आपका पेंटिंग, जो लास्ट आपका फॉर्म है पाल आर्ट का, कि पेंटिंग डूरिंग पाल आर्ट। तो आप लोगों को जैसे कि बताया कि मिनिएचर पेंटिंग यहीं से स्टार्ट हुआ। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें जब भी पेंटिंग शुरू करें तो या तो आप लास्ट में डालिए, शुरू में ही डालने में सही रहेगा कि पाल स्कूल। और जब अगर मान लीजिए आपको 7 मार्क्स में ये पूछ दिया कि इनोमरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ पाल आर्ट, तो आपको सिग्निफिकेंस, आप सारी बातें तो लिखिएगा नहीं, तो उसमें एक सिग्निफिकेंस ये भी रहेगा कि पाल आर्ट इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब अब 7-8 मार्क्स वाले पूछेगा तो ये डाल के आप सीधे एग्जांपल लिख सकते हैं कि भाई मैन्युस्क्रिप्ट होता था, और एक जो दीवार पेंटिंग, जो वॉल पेंटिंग होता है, जिसको मुराल पेंटिंग कहते हैं, वो होता था। तो ये आपका एक फीचर, जैसे कि हम लोगों ने पिछले में देखा था कैसे हम लोगों ने चैत्या वाले में बताया कि जो चैत्या और बिहार का फॉर्मेशन है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मौर्य से जो चला था रॉक कट आर्किटेक्चर, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गया बर्ट ब्रिक आर्किटेक्चर के रूप में। तो वो एक फीचर है, एक अच्छा लगेगा एग्जाम को देखने में कि कनेक्ट किया बच्चा कि कैसे जो इवॉल्व कर गया पाल आर्ट। पाल आर्ट क्यों डिस्टिंक्टिव है? क्योंकि पाल आर्ट में चैत्या जो बिहार जो है वो बर्ट ब्रिक से बनने शुरू तो पहले ही हो गया, मतलब ज्यादातर जो है संख्या थी वो बर्ट ब्रिक से ही बनना शुरू हो गया। और एक फीचर आप उसमें ये भी डाल सकते हैं 7-8 मार्क्स वाले में, कि आप पूरा डिटेल नहीं लिखना है, कि एक फीचर ये भी होगा कि पाल आर्ट इज कंसीडर्ड एज दी फाउंडर ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया। ये फीचर में भी जा सकता है, ये आपके सिग्निफिकेंस में भी जा सकता है। इसी तरह से यूज करना है इन्फॉर्मेशन को, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखना है आपको एग्जाम में। तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया करते हैं। अब इसके अलावा 2 मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। पहला है आपका मैन्युस्क्रिप्ट, उसको देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स। मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग से क्या मतलब? मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पहले तो फोटोकॉपी वगैरह होते नहीं थे, तो जितने भी स्क्रिप्ट्स लिखते, जितने भी आपके बुक्स वगैरह लिखाते थे उस वक्त, जो पे लिखते थे, वो पाम ट्री के लीव्स पे लिखते थे, पाम लीव्स पे लिखा जाता था।
और लिखने के साथ साथ ये जो पेंटिंग्स भी उसमें, मान लीजिए कि ये पाम लीव्स है इसे, तो यहाँ तक ऐसे ऐसे लिखे, यहाँ पे एक छोटा सा इमेज बना दिए इसी से रिलेटेड। तो यही है मिनिएचर पेंटिंग, और यही शुरू हुआ था पालाट के समय में। तो मैन्युस्क्रिप्ट में पेंटिंग्स इसी तरीके से मिलता है। यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है मान लीजिए कुछ, यहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में कुछ लिखा हो, यहाँ पे कोई बोधिसत्व का फोटो बना हुआ है। तो ये चीज शुरू हुई थी यहाँ पे, और ये पाम लिप्स पे होता था। ठीक है? तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या करता था मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, क्या करता था, तो सीधा बात है, इलुस्ट्रेट करता था किसको, इलुस्ट्रेटेड बुद्धिस्ट, जो कि मैंने बताया कि इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे पेंटिंग बना हुआ है उससे रिलेटेड। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स ऑन किस पे, पाम लिप्स पे, ऑन पाम लीव्स। ठीक है, ये इसका पर्पस हो गया। बाकी जो किस तरीके का क्या था उसका, तो पाम लीव्स था। और अभी हम लोग कलर देखेंगे कि बेसिक कलर्स यूज होते थे, और जो फोटो बनाने का फिगर होता था वो ओवरऑल नेचुरलिस्टिक ही होता था। ठीक है, नेचुरलिस्टिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक फीचर इसका और है, जो पेंटिंग जो इमेज रहता था मैन्युस्क्रिप्ट के साथ, कि वो जो इमेज होता था ना, वो बहुत ही, उसके जो लाइनिंग्स होते थे वो बहुत ही मतलब सॉफ्ट हैंडेड रहते थे, बहुत ही इंट्रिकेटेड वे में यूज होते थे, जिसको सिनवस कहते हैं। जो साइन वाला, आप लोग मैथ वाले टीचर स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे सिनवस लाइन किसको कहते हैं ये। ठीक है, बहुत ही स्मूथ लाइन जो है फॉर्मेशन होता था। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप, यूज ऑफ सिनवस लाइंस एंड डेलिकेट भी लिख सकते हैं, डेलिकेट लाइनिंग, सिनवस लाइनिंग। इसके अलावा जो है नेचुरलिस्टिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, यूज ऑफ सिनवस लाइनिंग एंड डेलिकेट लाइनिंग। कलर्स क्या यूज होते थे भाई, तो प्राइमरी कलर्स होते, प्राइमरी कलर्स वर यूज्ड सच एज ब्लैक, वाइट, ब्लू, रेड, ये सब यूज होते थे। तो ये आपके एक दो तीन चार फीचर्स हो गए आपके मिनिएचर पेंटिंग्स में। इसका एग्जांपल है, फिर से वही हो जाएगा, एक दो बुक का नाम लिख लीजिए, एग्जांपल्स। पंच, पंचरक्षा, यहाँ नहीं हो पाएगा, ये मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, यही के नाम लिखूंगा। बुक्स के नाम आप याद कर लीजिए, जिस तरीके से वहाँ धीमान और वर्तमान का नाम याद करने पड़ता है, उसी तरीके से बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद करने का। तो मैन्युस्क्रिप्ट, दो मैन्युस्क्रिप्ट का नाम लिख लेते हैं। पंच रक्षा एक मैन्युस्क्रिप्ट है, मतलब बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है, पंचरक्षा। और दूसरा है अष्ट सहर्षिका। ठीक है, स्पेलिंग गलत कर के रखा। सिक्का। ये दो एग्जांपल है, आपके नोट्स में एक दो और मिलेगा तो आप ऐड कर लीजिएगा। दो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स है, इसमें पाल आर्ट, आप पाल मिनिएचर पाल आर्ट का आपको फीचर्स दिखेगा। तो ये तो हो गया आपका मिनिएचर पेंटिंग्स। इसके अलावा जो मुराल पेंटिंग है वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत जब मिलता है तो उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे अपने मुराल पेंटिंग्स। ठीक है, मुराल पेंटिंग्स मतलब वॉल पेंटिंग्स, और ये हैविली इन्फ्लुएंस दिखता है हमारा जो मुराल पेंटिंग्स हमारे इंडिया में जो जनित था मुराल पेंटिंग्स का अजंता, और ये वहां से। तो आप इसमें ये दे सकते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम अजंता पेंटिंग्स। ठीक है,
एक एग्जाम्पल यहाँ पे, और हर बार एग्जाम्पल में आपको डाल, अगर एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है तो किसी महाविहार का नाम डाल दीजिए, काम हो जाएगा। तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं कि महाविहार में मिला था, तो नालंदा में मिला था, नालंदा में मिला है। नालंदा मेरी जगह है, जगह नहीं मतलब, नालंदा महाविहार में एक जगह है कि सराय स्थल, नालंदा, यहाँ पे जो है ये पेंटिंग मिला है, एक मुराल पेंटिंग, मतलब कि दीवार पे बना हुआ मिलता है, सराय स्थल नालंदा एक जगह है वहाँ। इसके अलावा जैसे कि अभी मैंने इन्फ्लुएंस फॉर अजंता पेंटिंग लिखा, तो हम मुझे याद आया कि जो हमारा जो हमारा स्कल्पचर मेकिंग था, वो इन्फ्लुएंस था सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर से, तो आप लोग वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका जो फीचर है वो कंप्लीट होगा। जिस तरीके से फीचर, ये जो फीचर हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे, तो एक ओवरऑल फीचर्स आपका कंप्लीट हो गया, एक आपका आंसर भी तैयार होगा, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन लिखाया, उसके बाद आपका फीचर्स, फीचर्स और फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स के साथ साथ फीचर्स भी लिखवाया। देखिए फॉर्म्स, आप लोग कंफ्यूज, एग्जाम में अगर फॉर्म्स पूछे तो फॉर्म से फोकस करना है, ठीक है, इलिस्ट्रेट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पाल आर्ट। तो डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या है ये, आर्किटेक्चर में महाविहार, स्तूप, टेम्पल, चैत्य, स्कल्पचर में ब्रॉन्ज, टेराकोटा स्टोन, पेंटिंग में मुराल, मैन्युस्क्रिप्ट। अगर आपको फीचर्स पूछे 7-8 वाले मार्क्स में, 7-8 मार्क्स वाले में, तो आपको ये तो बताना है कि फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ये था, लेकिन इसके अलावा आपको ये सब साथ साथ फोकस आपको इस पे रखना है कि वो किस मटेरियल से बनता था, उसका यूज, मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या था, क्या उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस था, या फिर उसके एग्जांपल्स कहाँ-कहाँ मिल रहे हैं। मतलब फीचर्स में आपको सिर्फ फॉर्म्स बता के नहीं रह जाना है, उससे नंबर कम आएँगे। आपको साथ-साथ ये भी बताना कि रॉयल पैटर्निस्ट था, पॉपुलर आर्ट कम था, ये सब भी फीचर्स है। बर्ड ब्रिक का, जैसे कि हम लोगों ने फीचर 1-2 बीच-बीच में दिखाया कि पाल आर्ट के समय में शुरू हुआ है, आपका मिनिएचर पेंटिंग, या फिर चैत्या और बिहार जो है बर्ड ब्रिक से बनने शुरू हो गए थे, है ना? तो वो फीचर है, वो फीचर बताना पड़ेगा आपको हर फॉर्म्स का शॉर्ट में। जब फीचर्स पूछे, फीचर्स में फॉर्म पे फोकस नहीं रखना, फॉर्म तो बताना ही है, फॉर्म्स एक फीचर हो गया, ठीक है, पाल आर्ट का। उसके अलावा जो फीचर्स है वो आपको साथ-साथ लिखना है। आप लोग मौर्यन आर्ट वाले लेक्चर को एक बार और रिविजिट करेंगे इसको पढ़ने के बाद, मेरा तो यही सलाह है कि इसको पढ़ने के बाद अगर आप मौर्यन आर्ट को रिविजिट करेंगे तो आपको एक वो दिखेगा कि अगर मौर्यन में जो हम मैंने बताया कि फीचर्स पूछ दिए तो कैसा लिखना है। तो अगर आप उसको देखिएगा तो दोबारा से ध्यान में आ जाए कि यहाँ से आपको कैसे निकाल लेना उन फीचर्स को। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम सिग्निफिकेंस पे जाए पाल आर्ट के, ये तो फॉर्म्स हो गया पूरा। अब अगर मान लीजिए सिग्निफिकेंस ही पूछ ले, तो उसके बारे में अगर, तो अगर पाल आर्ट के सिग्निफिकेंस पे लिखने को आ जाए, तो ऐसे तो मैंने फॉर्म से बता ही दिया है कि क्या-क्या सिग्निफिकेंस है, यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन फिर भी मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ आप लोगों के लिए कि सिग्निफिकेंस में आप क्या-क्या डाल सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों हम लोग पाल आर्ट को अलग पढ़ते हैं? तो क्या था हम लोगों ने बात किया, कि लास्ट, आप इसमें ये लिख सकते हैं लास्ट, या ग्रेट नहीं भी लगाने की ज़रूरत हो, कि लास्ट ग्रेट फेज ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, ठीक है? इसके बाद बुद्धिज़्म डिक्लाइन करने लगा, बुद्धिस्ट आर्ट डिक्लाइन करने लगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे आपको ये भी डालना है साथ में, अगर अगर 38 वाले म को 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाए, तो सिग्निफिकेंस सिंपल एक लाइन और लिखना है कि इसके बाद सेन डायनेस्टी आ गई बिहार में, और वो जो थे प्रेडोमिनेटली क्या हिंदूज़ ही थे, और वो हिंदुइज़्म को, ऐसा नहीं कि बुद्धिज़्म को पूरे सिरे से नकार दिए, लेकिन हिंदुइज़्म को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे, जो कि धीरे-धीरे हिंदू डेटीज़ के स्कल्पचर्स, हिंदू डेटीज़ के जो मंदिर वगैरह हैं, वो आउटनंबर्ड कर दिए हमारे बिहार रीजन में बुद्धिज़्म को, बुद्धिस्ट आर्ट को। अगर अब देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ऐसे, अगर मान लीजिए बीपीएससी का दिमाग इधर-उधर हुआ और ये क्वेश्चन डाल दिया कि बुद्ध बिहार का, जो आप देखते हो कि बिहार में जन्मा है बुद्धिज़्म, लेकिन बिहार में ही नहीं है, बिहार में ही लोग बुद्धिस्ट नहीं है। तो उसका अगर क्वेश्चन उस तरीके से पूछ दिया कि काहे बिहार में जो बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हो गया, तो उसमें एक कारण आप ये भी दीजिएगा कि जो पाल डायनेस्टी था, उसके बाद सेन डायनेस्टी जो हिंदू डायनेस्टी था, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किए, मतलब कि फ्लरिश करवाए हिंदुइज़्म को, हिंदू डेटीज़ को दूर-दूर तक फैलाए, जिस कारण से बुद्धिज़्म धीरे-धीरे कम हो गया। उसके बाद और भी कारणस हैं, और भी जो उसके रीज़न्स हैं, वो तो हैं ही, लेकिन उसमें से एक रीज़न ये भी रह सकता है। इसके अलावा जो मैंने सिग्निफिकेंस में आपको बात की, जो बिहार्स और जो बिहार्स हुआ करते थे, जो पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉन्क्स के रेसिडेंस के रूप में यूज़ होते थे, वो अब सिर्फ़ रेसिडेंस के रूप में यूज़ नहीं, तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होता था और एक सेंटर ऑफ लर्निंग बन चुका था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि बिहार्स, जो हम लोगों ने लिख चुका है पहले उसी को लिख रहा हूँ, मैंने बिहार्स वाले सेक्शन में ये चीज़ लिखा है, बस आपको दिखा रहा हूँ कैसे निकालना है सिग्निफिकेंस, कि बिहार्स वर ऑल्सो द प्लेस ऑफ लर्निंग।
इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस में जो सिग्निफिकेंस हम लोगों ने गुप्ता में भी देखा था, तो वो रिलीजियस सिंथेसिस की बात थी। रिलीजियस सिंथेसिस, देखिए रिलीजियस सिंथेसिस में आप ये बातें भी डाल सकते हैं। एक तो बुद्धिज्म में ही जो वज्रयान सेक्ट था, वो एक महायान बुद्धिज्म और तांत्रिक बुद्धिज्म, या फिर बोले ट्राइबल्स के बहुत सारी चीजों को उठा के मिक्स करके वज्रयान सिंथेसिज्म, वज्रयान बुद्धिज्म बनाया गया था, एक सेक्ट अलग बनाया गया था। तो ये रिलीजियस सिंथेसिस क्या दिखाता है कि ठीक है, महायान बुद्धिज्म तो था ही, लेकिन उसके अलावा वज्रयान बुद्धिज्म भी फ्लरिश हुआ था, और इसके साथ साथ हिंदू रिलीजन भी हिंदू रिलीजन को भी पैट्रोनेज मिला था। तो ये रिलीजियस सिंथेसिस में आप ये डाल सकते हैं। इसके अलावा मिनिएचर पेंटिंग वाला जो बात था, इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो मैन्युस्क्रिप्ट पे भी बात किए थे हम लोग, ठीक है। एक दो तीन चार, चार हो गए। इसमें और क्या डाल सकते हैं आप, एक बना लेते हैं कुछ, जो मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस। क्या था, हम लोगों ने बात किया स्कल्पचर मेकिंग में लॉस्ट वेस्ट टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक का, है ना। या फिर बर्न्ट ब्रिक्स का यूज करके हम लोगों ने विहार बनाया, उससे पहले रॉक कट वगैरह बनता था, तो वो यहाँ पे डाला सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंस मोटा मोटी। इसको आपको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, जो कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी चुका है, पढ़ा भी चुके हैं। अगर एग्जाम में 38 वाले 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में अगर आपको पाल आर्ट का बारे में लिखने के अलावा ये भी अलग से लिखे कि एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस या इनुमरेट इट्स सिग्निफिकेंस, तो आपको क्या करना है कि इसके साथ साथ तो दो एक दो लाइन जो है इससे रिलेटेड लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक्सप्लिसिटली आपसे पूछ रहा है। अगर नहीं पूछे तो भी आपको सिग्निफिकेंस एक बनाना है, उसको आप इस तरीके से बनाकर छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको खुद से तो 4 पेज लिखना है ना, और उसको थोड़ा डाइवर्स बनाना है, तो सिग्निफिकेंस डालना है। अब सिग्निफिकेंस के बाद हम लोगों ने मॉडर्न आर्ट में देखा था कि कुछ तो कुछ इसका क्रिटिसिज्म रहा होगा, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहा होगा इसका, इस आर्ट फॉर्म का। जैसे मॉडर्न आर्ट फॉर्म में हम लोगों ने देखा था कि भाई उनके पैलेसेस वगैरह इन्फ्लुएंस थे पर्शियन एम्पायर से, उनके पिलर्स वगैरह इन्फ्लुएंस थे पर्शियन एम्पायर से वगैरह वगैरह, तो वो सब चीजें उनकी क्रिटिसिज्म में आती थी। कोर्ट यार्ड हैवली इन्फ्लुएंस था, तो यहाँ भी वही चीजें होंगी। तो अगर इसके क्रिटिकल एनालिसिस वाले पार्ट में आए हम लोग, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस वाले पार्ट में हम लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करके चले आना है, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि डीपली उसके आर्ट फॉर्म्स को, डीपली उसको स्टडी करना है, जो भी टॉपिक दिया हुआ है, कि उसमें क्या क्या पॉजिटिव थे, क्या क्या अच्छाइयाँ थी, और क्या क्या जो है उसमें लिमिटेशंस थे, उन दोनों पे बात करना होता है क्रिटिकल एनालिसिस में। तो पहले आप इसके सिग्निफिकेंस वाले पार्ट में जो पॉइंट्स लिखाए थे उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वर्ड का यूज कीजिए, और यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो पॉइंट्स था, जो यूनिक फीचर्स थे, वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अब स्ट्रेंथ के बाद लिमिटेशन यूज करना है आपको, वर्ड आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताए थे, लिमिटेशंस यूज करना है, क्रिटिसिज्म्स वगैरह लिखने की जरूरत है। लिमिटेशंस क्या क्या था पाल आर्ट का, तो एक हम लोग देखिए बात करते आ रहे थे कि भाई जो स्कल्पचर मेकिंग होता था, उसका फ्रंटल पार्ट तो बहुत ही हैवीली कार्व्ड रहता था, लेकिन पीछे पूरा प्लेन होता था, तो वो एक इसमें जा सकता है। उसके अलावा साथ साथ यहाँ पे लिख देते हैं कि ओनली फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल्पचर, बोथ स्टोन एंड ब्रॉन्ज, दोनों का स्कल्पचर का इस यही हाल होता था, बोथ फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल्पचर, ओनली फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल्पचर्स वर डिजाइंड, ऐसे नहीं, फोकस वाले ओनली ऑन फोकस ऐसे लिखिए, जो लिखिए हैं, देखिए फोकस was only on designing frontal part of sculpture, ठीक है। ये तो है, लेकिन इससे क्या इसका क्रिटिसिज्म हुआ, इससे ये दिखाता है कि लैग करता था, जो आर्टिस्ट था वो लैग करता था पीछे चीजों को बनाने को, नहीं समझ में आता था कैसे बनाया जाए, बैक साइड का क्या डिजाइन होना चाहिए, है ना। स्कल्पचर रियर साइड, मतलब बैक साइड, रियर साइड रिमेन्ड
या लेफ्ट प्लेन्ड लिख लीजिएगा, लेफ्ट ज़्यादा सही रहेगा। ये इसका पहला लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन इसका ये कहता है, जो भी हिस्टोरियन से जो भी पढ़ते हैं, वो ये कहते हैं कि इतना ज़्यादा, जैसे हम लोगों ने इसका स्कल्पचर में पढ़ा, सीनियस लाइन होता था, बहुत ही ज़्यादा कार्व रहता था, बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन का यूज हो जाता था, जिस कारण से जो फिगर है वो, मतलब क्या बोले उसको, रियल टाइप से फील नहीं देता था, लगता था कि स्कल्पचर बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है आर्टिस्ट अपना बुद्धि लगा दिया है, जिस कारण से रियलिटी से थोड़ा दूर हो जाता था। तो उसको हमको ऐड कर देना है। कहाँ पे है? क्रिटिकल एनालिसिस। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको बी नंबर पे आपको लिखना है कि ओवर ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, ओवर ऑर्नामेंटेशन किए कर दिया जाता था, जिस कारण से नेचुरल ब्यूटी का जो है लैक हुआ था, लैक्स रिजल्टेड इन, विच resulted in lack of natural beauty and appeared जो भी स्पेलिंग, सॉरी, appeared artificial। ठीक है, ये appeared लिखा हुआ है, स्पेलिंग जो भी है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल लगने लगता था, इतना ज्यादा हैवी ऑर्नामेंटेशन हो जाता था कि आर्टिफिशियल वो इमेज आपका स्कल्पचर का लगने लगता था। इसके अलावा एक और भी है, जैसे कि बर्न्ट ब्रिक्स का बात है, तो बर्न्ट ब्रिक्स जो है, एज कंपेयर टू स्टोन, उनकी लाइफ लाइफ स्पेन जो है कम होगी, बर्न्ट ब्रिक्स की, स्टोन की ज्यादा होती। तो इस कारण से जो है पाल आर्किटेक्चर के बहुत सारे जो थे स्तूप और ये सब, वो डिक्लाइनिंग फेज में, मतलब बहुत सारे तो डिक्लाइन भी कर रहे हैं, क्योंकि बर्न्ट ब्रिक्स का यूज होता था। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं बर्न्ट ब्रिक आर्किटेक्चरल वाले प्रॉब्लम में कि यूज ऑफ या हैवी यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, ऐसे लिखिए इसको, कि burnt bricks were burnt bricks is not as durable as stones। और इसके कारण क्या हुआ, much of architectural architectural या monumental structure got perished over the period। ठीक है, ये सब हो गया इसका स्पेशल। अब देखिए, जो मौर्यन पढ़े हैं उनको ये पता होगा, जो हम लोगों ने पहले ही बात करी, कोर्ट कोर्ट आर्ट आर्ट ज्यादा फोकस्ड है, जिस कारण से लिमिट हो गया आपका सेकुलर आर्ट। सेकुलर आर्ट का मतलब हम लोग मॉडर्न आर्ट पे देखा था, तो उस कारण से सेकुलर आर्ट लिमिट हो गया, पॉपुलर आर्ट लिमिट हो गया, लोगों के द्वारा जो आर्ट है वो फैल नहीं पाए। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप, अगला पॉइंट जो भी है, जितने भी पॉइंट नंबर है डाल लीजिएगा, कि थीम्स वर, अरे ये लिख लीजिए, थीम्स वर हाईली रिलीजियस। जिस कारण से जो सेकुलर आर्ट होता है, जैसे कि डे टू डे लाइफ पे जो पिक्चर्स है, जैसे वो सब चीजें नहीं बन, सोशियो कल्चरल लाइफ पे जो पिक्चर्स है, या ये पेंटिंग्स है या स्कल्पचर्स है, वो सब नहीं बन पाए, क्योंकि वो थीम्स ही हाईली रिलीजियस था, बुद्धिज्म पे फोकस, हैवली फोकस था। इसके आगे लिख सकते हैं बुद्धिज्म पे हैवली फोकस था। तो यहाँ पे इसके आगे लिख सकते हैं कि थीम्स वर हाईली रिलीजियस विच लिमिटेड द ग्रोथ ऑफ सेकुलर
आर्ट, ठीक है, सेकुलर आर्ट का ग्रोथ पे लिमिट लगा दिया गया। और इसके अलावा जो हम लोगों ने बात किया कि डोमिनेटेड, क्योंकि रॉयल पैटर्नेज था तो डोमिनेटेड बाय रॉयल आर्ट विच लिमिटेड, ये क्या लिमिट करेगा, पॉपुलर आर्ट को, कि लोगों के द्वारा जो आर्ट बनाए गए उसको, विच लिमिटेड दी ग्रोथ ऑफ पॉपुलर आर्ट। ठीक है, ये हो गया क्रिटिकल एनालिसिस। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछता है कि मतलब पाल आर्ट और बुद्धिज्म के बीच का रिलेशनशिप बताइए। तो देखिए जितने भी बातें यहाँ थी उस मोस्ट ऑफ द जो थी, मोस्ट ऑफ देम वो बुद्धिज्म ही था। तो उसको आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक ढांचा बना देता हूँ, हम लोगों ने शायद मौर्यन में भी ये चीज देखा था कि अगर पूछ ले कि रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म क्या है, रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, अगर पाल आर्ट में पूछ ले तो क्या डालना है। तो सबसे पहले तो उस पूरा का जो था, पाल पाल रूलर्स ही थे, मोस्ट ऑफ देम जो थे वो बुद्ध थे, बुद्धिस्ट थे। तो सीधे लिखना है कि रॉयल पैटर्नेज मिला था बुद्धिस्ट आर्ट को, रॉयल पैटर्नेज, पैट्रोनेज टू बुद्धिस्ट आर्ट। इसमें डाल देना है कि भाई जो मोस्ट ऑफ द पाल रूलर से, गोपाल, धर्मपाल, वो बुद्धिस्ट थे। और आप लोगों को पहले ही बताया गोपाल ने बनाया था वो दांतपुरी, जो कि बिहार शरीफ में है। एग्जाम्पल में यहाँ पे डाल सकते हैं आप, पिछले वाले वो दांतपुरी महाविहार बाय गोपाल। ठीक है, उसी तरह विक्रमशिला, विक्रमशिला महाविहार बाय धर्मपाल, है ना। ये हो गया पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन आप ये डाल सकते हैं कि बुद्धिज्म को जब रॉयल पैटर्नेज मिला तो जो महाविहार बना था वो आपका हब फॉर लर्निंग था। ये जो पीरियड था, हब फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग कर लीजिए इसको, क्योंकि बुद्धिज्म से रिलेशन दिखाना है। हब फॉर, हब से कर लीजिए पीरियड, पीरियड ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, है ना। महाविहार चैत्य का एग्जांपल इसमें आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो अगर हम लोग बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म से रिलेटेड आर्ट बना रहे थे, बुद्धिस्ट बुद्धिज्म का फैलाव हो रहा है, बुद्धिज्म का स्प्रेड हो रहा है, तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, है ना, एंड बुद्धिस्ट नैरेटिव, ये डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बुद्धिस्ट नैरेटिव, इसको आप आगे भी एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकते हैं कि देखिए जब मैन्यूस्क्रिप्ट बनने लगा, कि इसका एक अलग पॉइंट हम लोग बना देते हैं। कौन सा नंबर हो गया ये, 1 2 3। आप इसको एक अलग पॉइंट बना दीजिए, इंटरनेशनलाइजेशन या इंटरनेशनल स्प्रेड भी कर सकते ऑफ बुद्धिज्म। किसके थ्रू, थ्रू जब मैन्यूस्क्रिप्ट लिखाने लगे तो लोग आते थे, कॉपी करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट, अपने देश ले आते थे, थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और इसके अलावा और क्या यूज किया सकता है, आप लोगों को बता दें कि ब्रॉन्ज इमेजेस जो बनते थे, वो ब्रॉन्ज है तो ड्यूरेबल है, समय के साथ पिघलेंगे नहीं, टेराकोटा वगैरह के बरसात वगैरह में, तो उसका भी यूज किया जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट एंड ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ बुद्ध, है ना। लोग अपने साथ ले आते थे इमेजेस। तो ये भी इसका एक बुद्धिज्म से रिलेशनशिप दिखाता है। तो ये कुछ पॉइंट आपका हो गया जो इसके रिलेशन ऑफ बुद्धिज्म में दिखाता है। इसके अलावा आप बात कीजिए कंक्लूजन में क्या लिखे, तो कंक्लूजन आपको कुछ वैसा देना है कि जो कंक्लूजन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर चुके हैं आपके जो हम लोगों ने फॉर्म्स वगैरह पढ़ा है, तो उसी में से आप कुछ एक कंक्लूजन बना सकते हैं कि भाई बुद्धिज्म का ये लास्ट ग्रेट फेज था, और इसके बाद बुद्धिज्म जो है डिक्लाइन करने लगा ड्यू टू पाला वाला, वो ड्यू टू सेन वंश वगैरह लिख सकते हैं। और
और इसके साथ जो इसके स्पेशल फीचर्स कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इसमें स्पेशल स्पेशल क्या बात था कि मिनिएचर पेंटिंग का शुरुआत हुआ था, केव्स और वो जो है बाहर आ चुका था, कि दो इट वाज, जैसे इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखा, इट वाज ए लॉजिकल कंटिन्यूएशन ऑफ गुप्ता आर्ट। तो आपको कंक्लूजन को और इंट्रोडक्शन को इस तरह से मैच कर देना है कि कंक्लूजन में लिखना है बीच में कि दो इट वाज कंटिन्यूएशन ऑफ गुप्ता आर्ट बट इट हैज डिस्टिंक्ट फीचर्स लाइक केव आर्किटेक्चर या फिर बर्न्ड ब्रिज का यूज करना, कि केव आर्किटेक्चर से बाहर आकर हम लोग बर्न्ड ब्रिज का यूज किया। इमेज में हम लोगों ने, पेंटिंग में हम लोगों ने जो है मिनिएचर पेंटिंग का शुरुआत हुआ यहाँ पे। तो ये सब चीज आपको कंक्लूजन में एक बना के लिख लेना है। उस तरीके से आपका 38 मार्क्स का क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा इसका इसका और जो छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हम लोगों ने बनाए कि रिलेशनशिप बुद्धिज़्म, हो सकता है आपका 7-8 में रिलेशनशिप बुद्धिज़्म पूछते हैं, या हो सकता है फीचर्स पूछ दे, हो सकता है सिग्निफिकेंस पूछ दे, या फिर क्रिटिकल एनालिसिस पूछ दे, तो वो सब चीज़ें भी मैंने बता दी। तो ये ओवरऑल एक आपका पाला आर्ट का एक लेक्चर में आप लोगों ने जो जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। इसके अलावा नोट्स में भी चीज़ें रहेंगी, तो आप लोग वहाँ से भी मिला के पढ़ लीजिए।